आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी बाय हक्कल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ डिस्कस किया था, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम डिल्यूशन करेंगे तो डिल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा इंक्रीज होगा, और अल्फा इंक्रीज होने से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो उनकी कंडक्टेंस में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम प्लॉट करें ग्राफ अंडर सी वर्सेस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी जैसे जैसे कंसंट्रेशन में कमी आती है, हम सॉल्यूशन को डिल्यूट करते हैं, उनमें भी हमें कंडक्टेंस का इंक्रीज देखने को मिलता है। कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब आप सॉल्यूशन को डिल्यूट करते जा रहे हो। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस में इंक्रीज क्यों आ रहा है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हर कंसंट्रेशन की वैल्यू पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है वो 1 रहता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिल्यूशन के कारण कंडक्टेंस में जो इंक्रीज आ रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, डी बाय हक्कल दे रहा है। तो डी बाय हक्कल की जो स्टेटमेंट है इसके बारे में वो ये है कि डी बाय हक्कल का जो कंसेप्ट है वो ये है कि इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विद डिल्यूशन। जब आप डिल्यूशन करोगे तो जो कंडक्टेंस में इंक्रीज आ रहा है दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस। मोबिलिटी का मतलब है स्पीड, जो इंक्रीज हो रहा है कंडक्टेंस में डिल्यूशन के साथ, उसका कारण आयंस की स्पीड का बढ़ जाना है। क्यों आयंस की स्पीड बढ़ जाती है? क्योंकि डिल्यूशन करने से आयन आयन के बीच जो अट्रैक्शंस होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। जैसे ही हम सॉल्यूशन को डिल्यूट करते हैं तो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस क्या हो जाती हैं, वीक होती हैं, जिससे स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने से कंडक्टेंस में इंक्रीज आता है, ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से इंक्रीज आ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हर एक कंसंट्रेशन पे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 1 है। आपको पता है कि कंडक्टेंस दो फैक्टर पे मेन डिपेंड करता है, पहला नंबर ऑफ आयंस पे, दूसरा स्पीड ऑफ आयन पे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे आप डिल्यूशन करोगे क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हर एक कंसंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 है, तो नंबर ऑफ आयंस में चेंज नहीं आएगा। बट डिल्यूशन से एक फैक्टर में चेंज आएगा, वो फैक्टर क्या होगा, वो होगा इंटर आयनिक फोर्सेस, यानी कि इंटर आयनिक इंटरेक्शंस। और उन इंटरेक्शंस ने लगातार डिल्यूशन के साथ वीक होते जाना है, और जैसे ही वो इंटरेक्शन वीक होंगे आयंस की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपको इंक्रीज मिलेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है डी बाय हक्कल का कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस बढ़ने का कारण डिल्यूशन के साथ बेसिकली आयंस की स्पीड का बढ़ जाना है, ना कि नंबर ऑफ आयंस का बढ़ जाना है। अब जो हाई कंसंट्रेशन का जोन है, यहाँ पे जब कंसंट्रेशन की वैल्यू हाई है तो वहां पे कंडक्टेंस कम क्यों है? इसीलिए कम है क्योंकि वहां पे आयंस की स्पीड लो है, हाई स्पीड नहीं है वहां पे। अल्फा तो नो डाउट उनका 1 है, नंबर ऑफ आयंस तो पूरे बढ़ रहे हैं डिसोसिएशन के बाद इलेक्ट्रोलाइट के, बट वहां पे उनकी स्पीड कम है। तो हाई कंसंट्रेशन पे जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी क्या है, कम है। वो मोबिलिटी कम क्यों है? क्योंकि वहां पे एक फैक्टर काम करता है, उसको हम बोलते हैं इंटर आयनिक इफेक्ट्स। हाई कंसंट्रेशन पे जो आयंस हैं उनकी स्पीड कम है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्यों कम है? वहां पे एक फैक्टर काम करते हैं, उनको बोलते हैं इंटर आयनिक इफेक्ट्स। तो अब हम इंटर आयनिक इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि डी बाय हक्कल के थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे इंटर आयनिक इफेक्ट्स, दो मेजर टाइप के इफेक्ट्स हैं डी बाय हक्कल।
की थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले इंटरआयनिक इफेक्ट का नाम है एसिमेट्रिक इफेक्ट और उसे रिलैक्सेशन इफेक्ट भी बोला जाता है, और दूसरे इंटरआयनिक इफेक्ट का मतलब नाम है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो दो मेजर इफेक्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरआयनिक इफेक्ट। इन्हीं इंटरआयनिक इफेक्ट्स की वजह से आयंस की स्पीड पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, और जैसी स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ता है उससे कंडक्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटरआयनिक इफेक्ट्स हैं जो वो है क्या हैं, और जो हमने बात की है कि एसिमेट्रिक इफेक्ट होता है या जिसको हम रिलैक्सेशन इफेक्ट भी बोलते हैं वो क्या है, और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अगर आपने उस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, तो उस केस में क्या होगा, एक गिवन आयन, लेट आपके पास एक गिवन आयन पॉजिटिव आयन है, वो सेंटर पे प्रेजेंट है, तो उसकी सिचुएशन कैसी होगी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो सेंट्रल पॉजिटिव आयन क्या होगा, नेगेटिव आयन के क्लाउड के साथ क्या होगा, सराउंडेड होगा, और इस नेगेटिव आयन के क्लाउड को हम बोलते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन सराउंडेड होगा नेगेटिव आयन के आयनिक एटमॉस्फेयर द्वारा, और अगर आपका सेंट्रल आयन नेगेटिव होगा तो वो सराउंडेड होगा पॉजिटिव आयन के आयनिक एटमॉस्फेयर द्वारा। तो पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, एक गिवन आयन के अराउंड क्या होंगे, नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस का एक स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड होगा। तो जब फील्ड की एब्सेंस में आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में देखोगे, तो एक गिवन आयन के अराउंड क्या होगा, आयनिक एटमॉस्फेयर होगा किसका, अपोजिटली चार्ज आयन का। जैसे पॉजिटिवली चार्ज आपका आयन सेंटर पे है तो उसके अराउंड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस का एक आयनिक एटमॉस्फेयर होगा। ये तब है जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ। तो अब आप देखोगे कि जो इस पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सभी डायरेक्शन से लग रहा है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड अट्रैक्शन जब हो रही है, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, कैंसल्ड आउट हो रहा है सभी डायरेक्शन से। तो इन दी एब्सेंस ऑफ फील्ड, किसी भी गिवन आयन के ऊपर जो नेट फोर्स है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो क्या होता है, जीरो होता है। बट जैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो सेंटर में पॉजिटिव आयन प्रेजेंट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव एंड यानी कि कैथोड की तरफ क्या करेगा, मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो आपका क्लाउड है इसके अराउंड आयनिक एटमॉस्फेयर है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो उसकी मोशन क्या होगी, उसके अपोजिट होगी, वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। जिस वजह से क्या होगा, जो स्फेरिकल क्लाउड था वो अब स्फेरिकल नहीं रहेगा, वो क्लाउड क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसकी शेप बिगड़ गई, अब वो स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं रहा। अब आप इस स्फेरिकल सिमेट्रिक क्लाउड की जब शेप बिगड़ गई, वो डिस्टॉर्टेड हो गया, तो वो अब एसिमेट्रिक बन गया। अब एसिमेट्रिक में आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज के पीछे यहाँ पे नेगेटिव आयंस की संख्या ज्यादा है। ठीक है, बराबर नहीं रहा अब सारा क्लाउड, यूनिफॉर्म नहीं है, तो नेगेटिव आयंस हैं जो उनका नंबर पीछे की तरफ ज्यादा है। तो ये सारे नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन को क्या करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, वो ड्रैग करेंगे। ठीक है, जिससे पॉजिटिव चार्ज की मोशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये ड्रैगिंग ना होती तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना था, स्पीड से किसकी तरफ जाना था, नेगेटिव एंड की तरफ जाना था, और जितनी स्पीड ज्यादा से वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करता उतनी कंडक्टेंस ज्यादा आती। बट एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर बनने की वजह से क्या हुआ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी मोशन क्या होगी या स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन होगी, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज जो एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर है वो ड्रैग कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो स्फेरिकल फील्ड में तो क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा था आयनिक एटमॉस्फेयर का वो यूनिफॉर्म था, तो अपने पास नेट फोर्स क्या था, जीरो था। बट जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर किस में बदल गया, एसिमेट्रिक में बदल गया।
और अब एसिमेट्रिक क्लाउड क्या करेगा, ड्रैगिंग फोर्स लगाएगा। ड्रैगिंग मतलब उसको पीछे की तरफ खींचेगा पॉजिटिव चार्ज के आयन को। अब नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के आयन पीछे की तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इस सेंट्रल आयन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। जैसी स्पीड कम हुई तो आपको पता है कंडक्टेंस क्या आएगी, लो आएगी। तो हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्फेरिकल सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर जब एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो सेंट्रल आयन की मोशन को क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है। और ये रिटार्डेशन या स्लो डाउन किसकी वजह से आया है, फील्ड जो सराउंडिंग में है आयन के, जिसको हम आयनिक एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, वो एसिमेट्रिक हो रहा है। तो एसिमेट्री होने की वजह से आयन की स्पीड का स्लो डाउन होना, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। अब इसको समझने का एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या है, जब ये फील्ड एक बार क्या हो गया, एसिमेट्रिक बन गया, तो एक बार क्या होगा, ये बिल्कुल जो आयनिक एटमॉस्फेयर है खत्म हो जाएगा। दोबारा फिर इस पॉजिटिव राउंड के, पॉजिटिव चार्ज के राउंड क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। क्या होता है, एक बार स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड है जो वो एसिमेट्रिक में जाता है, तो आपका जो स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड था वो क्या हो गया, डाई आउट हो गया, खत्म हो गया वो, ठीक है, वो एसिमेट्री में आएगा। तो जब भी वो एसिमेट्री में आएगा उसकी मोशन में क्या होगा, रिटार्डेशन आएगा। अब जब पुराना आपका स्फेरिकल फील्ड खत्म होगा, एसिमेट्रिक में आएगा, एसिमेट्रिक से दोबारा क्या बनेगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड बनेगा, तो उसके बीच एक टाइम का क्या होगा, गैप होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही पुराना फील्ड खत्म हो गया नया फील्ड बन जाएगा, उसके बीच एक टाइम का क्या रहेगा, गैप रहेगा। उस टाइम के गैप को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब आपने नोट करना है भी, रिलैक्सेशन टाइम के अंदर क्या होगा, एसिमेट्रिक क्लाउड होगा आपके पास। तो सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है कि जो आपके पास नया एटमॉस्फेयर बनना है, न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर बनना है, और जो पुराना आपका आयनिक एटमॉस्फेयर खत्म होना है, उसके बीच एक टाइम का गैप होगा। उस टाइम के गैप को हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो उनके ऐसा नहीं है अभी जैसे ही पुराना फील्ड आपका डाई आउट हुआ वैसे ही वैसे आपका नया बन जाएगा, इसके बीच टाइम का क्या रहेगा, एक गैप रहेगा, उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और जितना टाइम वो नया फील्ड उससे स्फेरिकल सिमेट्रिक बनने में लेगा, उतने टाइम जो आपका ओल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर है वो सेंट्रल आयन को क्या कर रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है। मतलब उसकी क्या हो रही है, सिमेट्री लॉस हो रही है। उस टाइम वो किस नेचर का है, एसिमेट्रिक नेचर का है। तो पुराना फील्ड जब डाई आउट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, सेंट्रल आयन को पीछे की तरफ खींच रहा है, उसकी मोशन को बैकवर्ड कर रहा है, जिससे उसकी मोशन में या स्पीड में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसको हम दूसरे वे से, जैसे हमने एसिमेट्रिक इफेक्ट बोला है, इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा मेथड क्या बन गया, रिलैक्सेशन इफेक्ट भी बन गया। तो पुराना फील्ड डाई आउट होने में, खत्म होने में, और नया फील्ड बनने में क्या होता है, एक टाइम का गैप होता है। उस टाइम के गैप के बीच क्या होती है, एसिमेट्री होती है फील्ड में, और उस एसिमेट्री के टाइम सेंट्रल आयन को अपोजिटली चार्ज आयंस क्या करते हैं, बैकवर्ड खींचते हैं, जिसकी वजह से मोशन में कमी आती है, स्पीड डाउन हो जाती है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट एक ही बेसिकली बात है, बट एक्सप्लेन करने का मेथड क्या है, डिफरेंट है। तो ये पहला इफेक्ट था जिसको हम बोलते हैं इंटर आयनिक इफेक्ट। इंटर मींस आयंस के बीच आपस में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो एक एसिमेट्रिक इफेक्ट है जो इंटर आयनिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से आयन की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम पढ़ रहे थे कि कौन से फैक्टर आयंस की स्पीड को कम करेंगे, तो उसमें से पहला फैक्टर है आपका कौन सा, रिलैक्सेशन इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट। अब दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो आयंस होते हैं किसी भी सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर, तो उन आयंस के अराउंड क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने ये डिस्कस किया अब कि आपके पॉजिटिव आयन के अराउंड नेगेटिव आयंस का क्या है, एक आयनिक एटमॉस्फेयर है। अब जो नेगेटिव आयन का आपके पास स्फीयर है, इस नेगेटिव आयंस के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होंगे अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है, क्योंकि हर एक आयन की सॉल्वेंट के अंदर क्या होती है, हाइड्रेशन होती है या सॉल्वेशन होती है। क्योंकि जैसे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल के पास भी क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो उस डायपोल का
पॉजिटिव एंड इस नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है भी ये आयंस बेयर फॉर्म में होते हैं, इनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, ये आयन एज सच सिंपली नेगेटिव चार्ज नहीं है, इनके साथ क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल भी अटैच होंगे। तो जो आपका आयनिक एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो आयंस हैं वो सॉल्वेटेड फॉर्म के अंदर। तो जब सेंट्रल आयन इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा कैथोड की तरफ, ठीक है, तो उसके टाइम क्या होगा, इसको इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से भी रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज के आपके सॉल्वेटेड आयन है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को ना सिर्फ ये वाले नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ ड्रैग कर रहे थे, साथ ही साथ क्या होगा, एक दूसरा इंट्रायनिक इफेक्ट भी काम कर रहा होगा। वो किसका होगा, सॉल्वेटेड आयंस का होगा। तो जब सेंट्रल आयन ने क्या करना है, मूव करना है, तो उसकी मोशन किसके अगेंस्ट होगी, अब रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिटली चार्ज सॉल्वेटेड आयंस, जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे एक स्विमिंग करता है कोई भी पर्सन, तो उसको स्विमिंग करते टाइम जो वाटर की मोशन होती है या वाटर के फ्लो की डायरेक्शन होती है, अगर उसके अगेंस्ट जाना पड़े तो वही सिचुएशन यहाँ पे होगी। वाटर के साथ अगर डायरेक्शन में जाना है तो फ्लो बहुत इजी है, ठीक है, स्विमर को आसानी होगी। बट अगर स्विमिंग करने वाले ने वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जाना है तो उसकी मोशन रिटार्ड हो जाएगी। ऐसे ही कुछ यहाँ पे है। तो जो आयंस होते हैं वो अकेले नहीं प्रेजेंट होते, वो सॉल्वेटेड फॉर्म में होते हैं। तो सॉल्वेटेड फॉर्म में जो सेंट्रल आयन है उसको मूव करना पड़ेगा अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस, जो रुकावट देंगे कौन, अपोजिटली चार्ज आयन। बट वो अपोजिटली चार्ज आयन किस फॉर्म में है, सॉल्वेटेड फॉर्म में। तो जो आयनिक एटमॉस्फेयर है ना, उसके साथ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से क्या आएगा, एक रिटार्डिंग इफेक्ट आएगा, जिससे सेंट्रल आयन की मोशन पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। इस इम्पैक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। एक तो आयनिक एटमॉस्फेयर की एसिमेट्री से मोशन में रिटार्डेशन आ रही है, और दूसरी रिटार्डेशन किसकी वजह से आ रही है, आयनिक एटमॉस्फेयर के आयंस के साथ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अटैच है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक फैक्टर। और ये फैक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पे, कि सॉल्वेंट की अपनी खुद की विस्कोसिटी कितनी है। जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी सॉल्वेंट की, उतना ही इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये दो मेजर इफेक्ट हैं जो आयंस की स्पीड को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं इंटर आयनिक इम्पैक्ट फैक्टर्स, जो आयंस की स्पीड को क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। इसके अलावा सॉल्वेंट की विस्कोसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है किस पे, आयंस की मोशन पे। तो इन सभी फैक्टर्स को मिला के डी बाई हक्कल और अनसेंगर ने एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाई। उस रिलेशन में क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन में रिलेशन दिया गया, और ये वाला जो रिलेशन था डी बाई हक्कल अनसेंगर का, ये था यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिनकी डिसोसिएशन से जो नंबर ऑफ आयंस है वो 1 1 बने, जैसे KCl है, NaCl है, HCl है, इन सभी के लिए ये अप्लाई है। ठीक है, तो डी बाई हक्कल अनसेंगर ने इन सभी इंटर आयनिक इफेक्ट को मान के और इनको कंसिडर करके एक मैथमेटिकल रिलेशन दी, जिस रिलेशन से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इसमें रिलेशन ड्राइव किया गया कंसंट्रेशन में। और वो रिलेशन क्या थी कि किसी भी कंसंट्रेशन C पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी वो होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनफिनिटी चला गया, कंसंट्रेशन लगभग 0 को अप्रोच कर गई। तो किसी भी कंसंट्रेशन C पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी वो होगी कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस 82.4 डिवाइड बाय ईटा। ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर द सॉल्वेंट, इनटू D है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, इनटू टेम्परेचर होल रेज टू पावर 1/2 प्लस 8.20 into 10 to power 5 divided by D into D raised to power 3/2 into lambda naught, that is equivalent conductance at infinite dilution multiplied by under root of C। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डी बाय हक्कल-अनसेंगर इक्वेशन। अब इसमें जो ये पहला फैक्टर है जिसमें विस्कोसिटी आ रही है, ये कौन से इंट्रायनिक इफेक्ट को बता रहा है, आपने नोट करना है। मैंने पहले बता दिया आपको, विस्कोसिटी पे डिपेंड करने वाला इंट्रायनिक इफेक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक फैक्टर। और जो दूसरा फैक्टर है वो आपका है एसिमेट्रिक फैक्टर।
तो दो अपन इंटरआयनिक इफेक्ट पढ़े थे जो स्पीड को क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। अब किसी भी गिवन सॉल्वेंट के लिए जो ईटा होता है और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है, और आप अगर टेम्परेचर को भी फिक्स कर दोगे तो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट होंगी। तो हम इस कांस्टेंट को क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, और इस सारे कांस्टेंट को किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे। तो आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन माइनस ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है जो वो इलेक्ट्रोफोरेटिक फैक्टर के बारे में है, प्लस बी इनटू लैम्डा नॉट होल मल्टीप्लाइड बाय द अंडर रूट ऑफ सी। ए और बी किसी भी सॉल्वेंट के लिए पर्टिकुलर वैल्यू के होंगे गिवन टेम्परेचर पे, और अगर आप देखो भी ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, और लैम्डा नॉट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इस सभी को हम एक और कांस्टेंट क्या पुट कर सकते हैं, बी पुट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें अंडर रूट सी और लैम्डा सी का, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो यूनिवेलेंट टाइप के होंगे उनके लिए इस तरीके का बनेगा। और ये जो जितने भी यूनिवेलेंट टाइप के केसेस होंगे वो लो कंसंट्रेशन पे डी बाय हक्कल अनसिंगुलर इक्वेशन को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, बट हाई कंसंट्रेशन की रेंज में थोड़े डेविएशंस देखने को मिलेंगे हाई कंसंट्रेशन के जोन में। अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या नोट करना है भी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, वैसे वैसे हमने ग्राफिकली देखा है इस चीज को कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इंक्रीज आ रहा है। इस इंक्रीज आने का कारण क्या है, जैसे ही आप डिल्यूशन करते हो, डिल्यूशन करने से क्या होता है, इंटर आयनिक फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं, कौन कौन से इंटर आयनिक फैक्टर, एसिमेट्रिक फैक्टर, और दूसरा कौन सा फैक्टर है, इलेक्ट्रोफोरेटिक फैक्टर। इन इंटर आयनिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही आप सॉल्यूशन को डिल्यूट करोगे ना, तो जो इंटर आयनिक फैक्टर्स हैं, एसिमेट्रिक फैक्टर और इलेक्ट्रोफोरेटिक फैक्टर, इनमें कमी आएगी, और जैसे ही इनमें कमी आएगी वैसे वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। क्योंकि इनमें कमी आने का मतलब ये होगा, जैसे ये फैक्टर कम होंगे मतलब आयंस की स्पीड का बढ़ जाना, और जैसी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से कंडक्टेंस में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो डी बाय हक्कल ने अपने पूरे कंसेप्ट के थ्रू ये एक्सप्लेन किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिल्यूशन करने से स्पीड बढ़ने का कारण क्या है, स्पीड बढ़ने का कारण है इलेक्ट्रोफोरेटिक और एसिमेट्रिक फैक्टर का जो इंटरआयनिक इफेक्ट्स बोलते हैं, जिनको अपन कंबाइनली, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कम इंटरफेयर करते हैं जिससे आयंस की मोशन आसान हो जाती है। अगर आयंस इजीली मूव करेंगे स्पीड ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पीड ज्यादा आएगी तो कंडक्टेंस भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था डी बाय हक्कल का कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता डिल्यूशन के साथ। इंपैक्ट किस बात पे पड़ता है, डिल्यूशन के साथ मोबिलिटी ऑफ आयंस पे। हाई कंसंट्रेशन अगर इलेक्ट्रोलाइट की होगी तो आयंस की स्पीड कम होगी, लो कंसंट्रेशन पे स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड के बढ़ने से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो ये बेसिकली आज हमने डी बाय हक्कल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया।